प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। पिछले व्याख्यान में हमने असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग की परिभाषा और उससे पहले सत्याग्रह, ये सब हमने किया। आज हम खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं। चूँकि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चल रहे थे। देश की दो बड़ी कौमें, हिंदू और मुस्लिम, दोनों साथ साथ आंदोलनरत थे। तो खिलाफत आंदोलन हम करें उससे पहले तो यह समझ लेना आवश्यक है कि खिलाफत है क्या। आमतौर पर खिलाफत का अर्थ यह समझ लिया जाता है विद्यार्थी के द्वारा कि ये खिलाफत अंग्रेज़ों की खिलाफत, ये जो खिलाफत है ये अंग्रेज़ों की खिलाफत है, ऐसा समझ लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। खिलाफत शब्द खलीफा की सत्ता से है। अब खलीफा क्या है? खलीफा जो मुस्लिम उस समय जगत था, उनका जो धार्मिक गुरु था वो खलीफा कहलाता था। जब इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद खलीफा के पद का उद्भव हुआ और अंततः तुर्की के सुल्तानों ने 16वीं सदी के प्रारंभ में 1517 में खिलाफत की पदवी धारण कर ली। तुर्की के सुल्तान स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। चूँकि खलीफा मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना गया, पैगंबर मोहम्मद साहब का, तो अब वो समूचा इस्लाम जगत था उसका मुखिया था और उसके आदेशों की पालना करना प्रत्येक मुसलमान। और यहाँ ध्यान रहे आपको कि ये सुन्नी मुसलमानों की आस्था का बिंदु था खलीफा या खिलाफत। सुन्नी जो मुस्लिम हैं वो इसको मानते थे। तो उस समय अरब के अंदर पूरे खलीफा की सत्ता होती थी। मोहम्मद साहब के समय पूरा अरब इस्लाम के अधिकार में था। तो ये एक बहुत बड़ा पद था। बाद में तुर्की के सुल्तानों ने इसको ग्रहण कर लिया। मुसलमानों की आम धारणा थी कि खिलाफत कुरान पाक और पैगंबर की परंपराओं पर आधारित है तथा इस्लामी संप्रदाय, मातृभाषा और शरीयत की रक्षा के लिए धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्र के प्रधान के रूप में खलीफा आवश्यक है। तो यह तो बात रही कि खिलाफत क्या था। तो खिलाफत का मतलब विरोध करना नहीं, इस्लाम से है खिलाफत का ताल्लुक और खिलाफत खलीफा की सत्ता से है। तो जो खलीफा की जो सत्ता है वो खिलाफत है। अब समस्या क्या आ गई? खिलाफत समस्या क्या बनी? प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक ब्रिटेन तुर्की का संरक्षक था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को यानी कि इंग्लैंड को तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी थी। इससे मुसलमान बड़े असमंजस में पड़ गए थे। खासकर भारतीय मुसलमान अब अंतर्द्वंद की स्थिति में थे, क्योंकि एक और तुर्की के मुसलमानों के प्रति भारत के मुसलमानों की धार्मिक निष्ठा थी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के प्रति उनकी राजनीतिक निष्ठा थी। तो उस समय के जो मुस्लिम नेता हैं भारत के,
मौलाना अल हसन, अब्दुल वारी, हकील अजमल खान और शौकत अली बंधु, ये सब तुर्की के समर्थक थे। मोहम्मद अली ने अपने जो वो एक जो अखबार निकालते थे कामरेड के माध्यम से इस्लामी परंपराओं का उन्होंने जो है समर्थन किया। उधर मुसलमानों को अपना स्वामी भक्त बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि तुर्की की अखंडता तथा अरब व मेसोपोटामिया के पवित्र इस्लामिक स्थलों की सुरक्षा की जाएगी। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने जो कहा, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, उसका उल्लेख करना आवश्यक है। उसने कहा था, लॉर्ड जॉर्ज ने, कि हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि एशिया माइनर और थ्रेस के समृद्ध व प्रसिद्ध भूभागों को, जहां अधिकतर तुर्क जाति के लोग निवास करते हैं, तुर्की से छीन लें। ये स्टेटमेंट लॉर्ड जॉर्ज का था। 1915 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जहर उल हक ने कहा, हमारे लिए अत्यंत दुख की बात है कि हमारे खलीफा की सरकार हमारे सम्राट की सरकार से युद्ध में व्यस्त है। अब देखिए यहाँ मतलब आप व्यवस्था देखिए कि अब वो खलीफा भी उनका है चूँकि धार्मिक निष्ठा है, अब वो सम्राट की सरकार, यहाँ भी एक निष्ठा जाहिर हो रही है। तो ये इन्होंने कहा कि हमारे लिए दुख की बात है, जहर उल हक ने, हमारे लिए अत्यंत दुख की बात है कि हमारे खलीफा की सरकार हमारे सम्राट की सरकार यानी कि इंग्लैंड से युद्ध में व्यस्त है। अंग्रेज और मुसलमान सरकारों में संघर्ष दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्लाम के अनुयायियों की यह कामना है कि शीघ्रता से शांति की स्थापना और भविष्य में मुसलमानों की निष्ठा पर आंच न आए। ये देखिए उनका स्टेटमेंट। तो इधर भारतीय मुसलमानों की धार्मिक आस्था तुर्की के सुल्तान खलीफा के नाते अधिक थी। तुर्की के सुल्तान में इसलिए थी क्योंकि वो खलीफा था। यदि तुर्की का सुल्तान खलीफा नहीं होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। और जो खलीफा उस समय अब्दुल हमीद द्वितीय ही इस्लाम का सर्वोच्च समझा जाता था। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात बड़ी पते की है। और भारतीय मुसलमानों के लिए उस समय जो इस द्वंद्व में थे, उनके लिए बड़ा एक मतलब एक अच्छा स्टेट उनका अपील है। वो लिखते हैं, मुसलमान अपना राष्ट्रीय मूल अन्यत्र खोजते थे। ठीक है, तुर्की की समस्या है लेकिन प्रॉब्लम में भारत का मुसलमान। तो लिख रहे हैं पंडित नेहरू, मुसलमान अपना राष्ट्रीय मूल अन्यत्र खोजते थे। अगली लाइन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल सम्राटों ने भी, अगली लाइन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, मुगल सम्राटों ने भारत के बाहर किसी खलीफा या आध्यात्मिक नेता को मान्यता नहीं दी थी। ठीक है, मुगलों ने किसी खलीफा को नहीं माना। मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत 19वीं सदी में भारतीय मस्जिदों में तुर्की के सुल्तान का नाम लिया जाने लगा। मतलब ये अफसोस जाहिर करते हैं पंडित नेहरू कि भाई कुरान के अंदर आस्था होनी चाहिए, उन चीज़ों में होनी चाहिए। अब वो वहाँ पे खलीफा जो एक राजनीतिक पद हो गया था, कभी धार्मिक था लेकिन राजनीतिक पद हो गया था, और कभी धार्मिक कहें ये भी पूर्णतः गलत है क्योंकि राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही उसका पद था। तो वो अपने उससे खलीफा जो है अपना स्वार्थ भी सिद्ध कर रहे थे। और एक प्रकार से यूँ कहें कि उसके मोहम्मद पैगंबर साहब के नाम पर इस्लामिक दुनिया को ठग रहे थे। तो ये पंडित नेहरू का स्टेटमेंट इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी समय अब ये जब सब हो गया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आ गया और ये सारी बातें हैं, तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में संधियां हुई उसमें एक सेवरे की संधि
जो कि 14 मई 1920 को संपन्न हुई थी, उससे भारतीय मुसलमानों की जो टेंशन है या उनकी व्यग्रता है वो और बढ़ गई। इस संधि के परिणाम स्वरूप ओटोमन साम्राज्य यानी कि जो खलीफा का साम्राज्य था वो विभक्त कर दिया गया, उसको बांट दिया गया। ईरान, मेसोपोटामिया, स्मरना, सीरिया और फिलिस्तीन पर तुर्की के सुल्तान की सत्ता समाप्त हो गई। इसके कुछ भागों पर ब्रिटेन व फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित हो गया। स्मरना और अतोलिया को यूनान में मिला दिया गया। अतः सेवरे की संधि से मुसलमानों की धार्मिक भावना को बड़ी ठेस पहुंची। इस पद पर भी जब खलीफा इस पर ये सब विभाजन हो गया, इस पर भी जब खलीफा पद पर आंच आने की संभावना बढ़ी तो भारत के मुसलमान तिलमिला उठे। अब वो खलीफा का जो साम्राज्य था वो तो बट गया, अब ये जो खलीफा है इसका क्या करें। उस पर जब उसके संबंध में जब बात होने लगी तो जो भारत के मुसलमान उनको तकलीफ हुई। उत्तेजना और आक्रोश के इस वातावरण में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ जिसने खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया। उलेमाओं ने जयामत उल उलेमा की स्थापना की। अब 1919 में भारत के अंदर क्या हुआ, भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हो गया है और उन्होंने खिलाफत आंदोलन को जो है उसकी रूपरेखा बनानी प्रारंभ कर दी है। तो अब दिल्ली में मुस्लिम लीग का उस समय अधिवेशन हुआ। उसमें फजलुल हक ने कहा कि भारत में इस्लाम का भविष्य अंधकारमय है। उन्हें भय था कि पवित्र इस्लामी भूभाग भी मुसलमानों के अधिकार से बाहर चले जाएंगे। और ये सब हो रहा है। अंग्रेज़ भी अपनी कमर कस चुके हैं। उन्होंने मोहम्मद अली का जो समाचार पत्र जो संपादित वो निकालते थे और आज़ाद का जो अखबार था अल हिलाल वो सरकार द्वारा बंद कर दिए गए थे। 1920 में सेवरे की जो संधि की शर्तों का जो पता चल रहा था, खिलाफत आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। इस आंदोलनकारियों की जो 3 प्रमुख शर्तें थीं, इनकी 3 प्रमुख शर्तें थीं कि मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान खलीफा का नियंत्रण रहे। मुसलमानों के जो पवित्र स्थान हैं वहाँ खलीफा के सुल्तान का नियंत्रण बना रहे और खलीफा के अधीन इतने भूभाग रहें कि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। और जो उनकी जो मांग थी कि अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन पर मुसलमानों की प्रभुता बनी रहे। तो यदि हम इसको सरल शब्दों में व्यक्त करें तो मुख्य मांग थी पवित्र स्थलों व पर्याप्त भूभागों पर खलीफा का नियंत्रण रहे। ये जो हमारे यहाँ की जो खिलाफत कमेटी थी उसकी मुख्य मांगें थी। अब जैसा कि हर आंदोलन में होता है, इस आंदोलन में भी नरम दलीय और गरम दलीय 2 धाराएं विकसित हो गई। प्रथम धारा का केंद्र सेंट्रल खिलाफत कमेटी थी जिसका संगठन बम्बई के चोटानी जैसे समृद्ध व्यापारियों ने किया था। दूसरी धारा में निम्न मध्यम वर्ग के पत्रकार, उलमा आदि सम्मिलित थे जिनका प्रभाव संयुक्त प्रांत, बंगाल, सिंध, मलाबार के छोटे कस्बों और गाँवों में था। उधर 1920 के प्रारंभ में जो अली बंधु जो नज़रबंद कर लिए गए थे उनको रिहा कर दिया गया और जब वो रिहा हो गए तो उनके नेतृत्व में जुझारू तत्वों ने देशव्यापी हड़ताल करने पर बल दिया। इसी दल ने 23 नवंबर को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी रखा। अब महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण था, असहयोग आंदोलन की बात आई है तो महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन, इसमें हम देखते हैं कि क्या
क्या क्या कुछ हमारे सामने आता है। 1920 में हम पहुंच चुके हैं। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने निश्चय किया कि वे संपूर्ण भारत में तुर्की के प्रति इस अन्याय का, यानी खलीफा के प्रति अन्याय का विरोध करने के लिए आंदोलन करेंगे। उधर महात्मा गांधी रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा कर चुके थे। वो भी एक बड़े आंदोलन का डिज़ाइन कर रहे थे और इसलिए नवंबर 1919 में हुई खिलाफत का जो मीटिंग हुआ उसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों की समस्या के हल के लिए भी असहयोग आंदोलन ही प्रस्तुत किया। मुसलमान भी आंदोलन करना चाह रहे थे और वो गांधी जी के संपर्क में थे, तो उन्होंने भी 22-23 नवंबर 1919 को वो असहयोग आंदोलन, और गांधी जी उसके अंदर हैं ही मीटिंग के अंदर, तो ये असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव कर दिया। इस पर उन्होंने यह भी कहा कि खिलाफत का प्रश्न मुसलमानों की आकांक्षाओं के अनुरूप हल नहीं होता है, तो कोई भी भारतीय सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी भारतीय सरकारी अधिकारी, कर्मचारी इन विजयोत्सव में भाग नहीं लेगा। और ये सिर्फ कर्मचारी अधिकारी की बात नहीं है, आम भारतीय भी भाग नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा यदि शांति समझौते की शर्तें मुसलमानों के अनुकूल नहीं होती हैं तो वे सरकार से सहयोग बंद कर देंगे। यदि सरकार खिलाफत जैसे महान ध्येय के संबंध में धोखा देती है तो हमारे लिए असहयोग के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। गांधी जी के इन आश्वासनों से प्रेरित होकर भारतीय मुसलमानों ने 1920 के प्रारंभ में आंदोलन करने का निश्चय किया। खिलाफत नेता हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन के लिए सेवाओं और काउंसिल्स का बहिष्कार करना आवश्यक था, जो हिंदुओं के सहयोग के बिना असंभव था। उनकी उत्सुकता इसमें झलकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिसंबर 1919 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया ताकि जिन हिंदुओं के साथ में मिलके वो आंदोलन कर रहे हैं वो फील गुड उनको हो, वो एक अच्छा महसूस करें। तो दिसंबर 1919 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया कि गोवध नहीं किया जाए। उन्होंने आह्वान किया एक प्रस्ताव पास करके अपने कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, कि भाई गोवध जो है वो आप ना करें, क्योंकि इससे हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। भारतीय मुसलमानों को इस प्रकार आश्वासन देकर गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा और इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया और आशा व्यक्त की कि ब्रिटिश सरकार भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावना का आदर करेगी। उन्होंने यह पत्र खिलाफत समिति के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद में लिखा था। इस पत्र का उत्तर नहीं मिला, तो 19 जनवरी 1920 को खिलाफत कॉन्फ्रेंस का एक वार्ता दल करने के लिए डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में वायसराय के पास भेजा, लेकिन वायसराय ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर मार्च 1920 में मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक डेलीगेशन, एक वार्ता मंडल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से मिला। जिस लॉर्ड जॉर्ज ने कभी यह स्टेटमेंट दिया था कि हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि एशिया माइनर और थ्रेस के समृद्ध और प्रसिद्ध भूभागों को, जहां अधिकतर तुर्क जाति के लोग निवास करते हैं, वो उनसे हम छीन लें। ये स्टेटमेंट लॉर्ड जॉर्ज ने दिया था 1915 में। 1915 में गलत बोल गया। ये स्टेटमेंट लॉर्ड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया था। अब इस लॉर्ड जॉर्ज से मिले हैं, तो लॉर्ड जॉर्ज ने क्या कहा है? लॉर्ड जॉर्ज ने इस डेलीगेशन को कहा है कि तुर्की साम्राज्य के प्रति कोई विशेष रियायत नहीं की जा सकती, अन्य विजित राष्ट्रों के समान ही तुर्की के प्रति व्यवहार किया जाएगा। टका सा जवाब दे दिया कि जो व्यवहार दूसरे
जिन देशों को राज्य मिली है उनके साथ में जो किया जा रहा है वही तुर्की के साथ में किया जाएगा, वो और उसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ ये इंग्लैंड से खाली हाथ आ गए तो महात्मा गांधी ने असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसका अनुमोदन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में किया गया। इसके उपरांत गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर खिलाफत आंदोलन में सहयोग देने का दबाव डाला और कांग्रेस ने भी, हालांकि थोड़ा उनको कांग्रेस को कन्विंस करना पड़ा, लेकिन बाद में कांग्रेस भी कन्विंस होगी और ये आंदोलन जो असहयोग आंदोलन, जिसमें रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग, हंटर कमेटी, ये अंग्रेज़ों का जो दृष्टिकोण प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीयों के बाद में था, जो परिवर्तन आया दृष्टिकोण में विश्व युद्ध के बाद में, वो सारी पीड़ा महात्मा गांधी जी के मन में, जो अंग्रेज़ों के सहयोगी से असहयोगी हो गए थे, और खिलाफत आंदोलन, इन सब मसलों को लेकर के फिर ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन करने का जो है एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तो ये खिलाफत आंदोलन था, जो कि असहयोग आंदोलन में जाने से पहले इसको समझना ज़रूरी था कि ये खिलाफत का अर्थ कोई किसी का खिलाफ या किसी का प्रोटेस्ट करना नहीं है। खिलाफत का अर्थ खलीफा से है, जो कि सुन्नी जो इस्लाम है उनका प्रमुख हुआ करता था, और वो मोहम्मद साहब के बाद से वो पद चला आ रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने तुर्की, जो कि वहाँ खलीफा का राज्य था, उसका विभाजन कर दिया, और खलीफा जो है वह उसके प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो इन सब को लेकर के खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ है। शेष अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।